नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब और आपका परिवार पूर्णतः सुरक्षित होगा। एफपीआरटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। इसके सेक्रेटरी श्री पंकज बाबू अग्रवाल हैं, प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी, ट्रेजरर श्री अतुल जैन जी और इसके कोऑर्डिनेटर श्री राजेश राठौर जी। ये प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस एडवाइजर की लिए लाइफ, नॉन लाइफ और जीवन शैली के प्रोग्राम कराता है। ये प्रोग्राम हमारे वर्चुअल होते हैं। पहले ये प्रोग्राम फिजिकल होते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे मेंबर्स की निरंतर प्रयास से ये कभी बंद नहीं हुए और ये वर्चुअल स्टार्ट हुए। हर शुक्रवार ये प्रोग्राम 8 से 9 के बीच में होता है और ये प्रोग्राम वर्चुअल होता है। और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनको इसका लिंक मिल जाता है ताकि वो आराम से इसको ज्वाइन कर सकें। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे दिए गए नंबर पे अपने डिटेल्स सेंड करें, अपना नाम और ब्रांच का नाम डालें ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाए, आपको ये मिलते रहे। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में जब से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है तब से एडवाइजर्स की लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह का ग्रोथ हुआ है। आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे श्री रजनीश कोहली जी से, जिनको 35 साल का इंश्योरेंस का तजुर्बा है। इन्होंने 18 साल नेशनल इंश्योरेंस में काम किया, उसके बाद चोलामंडलम में, उसके बाद इन्होंने स्टार हेल्थ में एज ए एवीपी काम किया। 2017 से ये अपनी कंपनी अटमोस्ट इन्वेस्टिगेशन के नाम से चला रहे हैं। और दोस्तों, बहुत अच्छा तजुर्बा है इनको हर चीज़ का। आज आप सुनेंगे इनको और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम रजनीश कोहली जी आपका अपने इस सेशन में। तो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम सरस्वती वंदना से। जो भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है, यदि कोई इसकी किसी की अच्छी सेल है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो लगा है कि भाई इस यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने जैसा है, तो वो अपना डिजिटल हैंड का रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। पीके श्रीवास्तव जी डिजिटल हैंड रेज करते हैं। डिजिटल आपके उसके हाथ में, आपके बगल में एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, उसको इस्तेमाल कीजिए। पीके श्रीवास्तव को अलाउ करो। पीके श्रीवास्तव को अलाउ कर दो यार। थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग सभी को। बस एक छोटी सी शेयरिंग ये है कि हम मैराथन दौड़ते रहते हैं सर, और कभी कभी 1-1 रन बनाते, कभी 2 रन बनाते हैं। अभी आज मैंने 1,07,000 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट किया है और चाइल्ड को, मतलब मैंने एक बच्चा है 14-15 साल का, उसको मैंने लाइफ टाइम इनकम के लिए मैंने उसको उमंग प्रेस किया था और वो मेरा आज फलीभूत हुआ है। और बल्कि 3-4 मीटिंग आज भी लगी हुई है सर। यही बस आपसे कहना था। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। बेसिकली यदि हम कोशिश करते रहेंगे और मिलते रहेंगे लोगों से, काम हो जाएगा। काम होने के लिए बहुत कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ हमें लोगों से मिलना है और उसी से ही हमारा काम होना है। और इसके अलावा कोई और है क्या, किसी की शेयरिंग? राठौर जी, है क्या किसी का हैंड रेज? किसी का हैंड रेज नहीं है। तो फिर मैं आज अपने जो आज के हमारे स्पीकर हैं श्री रजनीश कोहली जी, उनको बुलाने से पहले मैं हमारे एफपीआरटी के प्रधान श्री राजेश चेतन जी के सुपुत्र श्री राघव जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो एक सेकंड के लिए, अतुल भैया 1 सेकंड के लिए। हाँ जी, मैंने 2 बातें करनी है। एक तो सर, आपको मैंने सबको कहा है कि अपना कैमरा ऑन रखें। जो लोग बनियान पहन के, अंडरवियर पहन के कैमरे के सामने बैठे हैं, वो कैमरे की भी इज्जत करें और हमारी भी इज्जत करें प्लीज। सर, मेरा कैमरा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ? हाँ। और हेलो, मेरा आ रहा है कैमरा? आपका कैमरा बंद है सर। अब नहीं, अब ये इंटरनेट की वजह से बंद है, मेरी वजह से बंद नहीं है। ओके।
दूसरा निवेदन ये है कि अपना कैमरा ऑन रखें और आप उस स्थिति में है कि आप कैमरा ऑन करने के लायक ही नहीं हाँ। तो मत करना, प्लीज मत करना, बंद रखना उस कैमरे को। सो क्लास का नियम ये होता है कि स्पीकर को आपका चेहरा दिखना चाहिए। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपनी ब्रांच का नाम और शहर का नाम लिखिए। तकलीफ हो रही है क्या, कष्ट है क्या इस बात का लिखने में? कितनी बार कहूं मैं आप लोगों को? मैं 3 बार कह चुका हूं, चैट बॉक्स में लिख चुका हूं अपने, उसके बाद भी फिर मैं नाम लेके बोलूंगा तो आपको कष्ट हो जाएगा कि हमको क्यों आप कह रहे हैं राजेश भैया। तो आप लिख क्यों नहीं सकते अपना नाम? पीके श्रीवास्तव जी, अपने ब्रांच का नाम लिखने में कष्ट हो रहा है क्या? कोई काम बता देगा इस वजह से नहीं लिख रहे हम लोग? लिखिए अपना कार्ड ब्रांच का। 1 सेकंड। राजीव जुनेजा साहब, मुस्कान तो बहुत अच्छी है, ब्रांच का कोड तो लिख लो। कौन सी ब्रांच से आते हैं आप? और शहर का नाम लिख लीजिए। अजय कुमार सोंधी साहब, देवांश गुप्ता जी, मैं नाम बोल रहा हूं। रीनेम जाके रीनेम करिए, जहां पार्टिसिपेंट है पार्टिसिपेंट को क्लिक कीजिए, वहां पर सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, वहां रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम में जाके लिख दीजिए अपना ब्रांच का कोड। बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें मुश्किल क्या है बताइए? ये तो सीखिए बच्चों से, नहीं आ रहा है तो राइट करिए सब लोग, नहीं कर रहे लोग, चलो आपकी मर्जी, मैं तो कह ही सकता हूं, मत सीखिए तो मैं क्या कर सकता हूं, आपकी इच्छा हो वो करिए। ओवर टू अतुल जय। हाँ, मैं राघव से रिक्वेस्ट करता हूँ, राघव आज जो हमारे जो स्पीकर हैं श्री रजनीश कोहली जी, उनको उनको इंट्रोड्यूस कीजिए और उनसे आज की हम जो आज हमने क्लेम्स के बारे में जो बात करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अतुल सर, थैंक यू सो मच। सभी एफपीआरटी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड लास्ट वीक ये सेशन शेड्यूल था, बट समहाउ किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हम लोग इसको अटेंड नहीं कर पाए। सो आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर रजनीश कोहली जी। रजनीश कोहली जी नेशनल इंश्योरेंस में 18 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद वे चोलामंडलम में एवीपी की पोजीशन पे रहे। उन्होंने हर टाइप की क्लेम्स को वहां पर हैंडल किया है, बीट फायर, मोटर, मरीन, इंजीनियरिंग, हर टाइप का क्लेम सर ने हैंडल किया। सर ने उसके बाद सार हेल्थ इंश्योरेंस में 8 साल का टेन्योर रहा उनका, जहां पे वो नॉर्थ जोन के पूरे क्लेम सेट थे। पिछले 3 साल से सर इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं। अटमोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स के नाम से उनकी एजेंसी है। साथियों, जिस बिजनेस में हम हैं वो बीमा बेचने का बिजनेस नहीं है, वो क्लेम सपोर्ट का, क्लेम देने का बिजनेस है। हम लोग सब लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं जहां पे कस्टमर से इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप कस्टमर से बार बार मिल सकते हैं और उसका अगर क्लेम आ जाता है तो वो इंटरेक्शन काफी बार हो जाता है। एंड अगर आपको क्लेम प्रोसेस पता है, अगर आप क्लेम में एक्सपर्ट हैं, सो आप अपने कस्टमर को सर्विस कर सकते हैं। उसकी पॉलिसी कहीं से भी हो, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसके अंदर उसकी हेल्प कर सकते हैं, वहां से रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं एंड वो रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाता है। सो आज रजनीश कोहली जी हमको सिखाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के अंदर कैसे एक एक्सपर्ट बनना है। सो आप चैट बॉक्स में सर को वेलकम कीजिए। एंड सर बोलने से पहले उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि वो आप सबसे जानना चाहते हैं कि पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्या मतलब होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4 से 5 लोगों को कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें एंड हमको बताएं कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से क्या समझते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पीईडी से उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कौशिक मिश्रा जी, सर आप बोलिए। यस सर, पीईडी का मतलब है सर पॉलिसी लेने के पहले जो सारे बीमारी है उसको हम लोग पीईडी कहते हैं। जैसे पॉलिसी लेने के पहले शुगर, प्रेशर, ये सब पीईडी रहता है। और अगर कोई पॉलिसी ले रहा है उसके पहले उसका गॉल ब्लैडर स्टोन का है इनबिल्ट, तो उसके लिए भी पीईडी का वो रहता है। ओके सर। सर पीडी के लिए 4 इयर्स का, कोई प्रोडक्ट में 3 इयर्स का वेटिंग रहता है सर। ओके
पुनीत जी, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, प्लीज बोलिए। तो पीडी का मतलब ये होता है किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो वो डिक्लेयर करता है। जैसे किसी कंपनी में तो 2 साल के बाद पीडी कवर होते हैं, पीडी डिक्लेयर करने के बाद 4 साल के बाद कवर होते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि डिक्लेयर करने के बाद ऑटोमेटिकली 4 साल या 5 साल बाद आपकी वो चीज कवरेज में आ जाती है। कल को अगर नॉन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है पुनीत जी, विनोद जी प्लीज बोलिए। अगर नवीन जी आप बोलिए, नवीन दुबे जी आप बोलिए। अगर हम 2 साल बाद 30 बार क्लेम आता है, नवीन दुबे जी सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। नवीन जी अपना अपना माइक खोलिए। सर की आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हमको जो पूछना था हमने पूछ लिया है। रजनीश सर, यू कैन टेक ओवर नाउ। हेलो जी बोलिए। सर बोलिए प्लीज। हाँ जी, आप सबको नमस्कार। सर थोड़ा सा कैमरा आपका ठीक कीजिए, आपका पूरा पूरा फ्रेम नहीं आ रहा है। अब फ्रेम आ गया। यस यस ठीक है सर। आप सबको नमस्कार। और ये जो टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस का, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको कि बहुत से लोग बहुत आसान तरीके से बिजनेस के रूप में, पॉलिसी बेचने के रूप में, क्लेम सेटलमेंट में हर तरीके से यूज कर रहे हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उसके बारे में हमारी टेक्निकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ही कम है। और उससे जब एक्चुअल क्लेम आता है इस इंश्योरेंस बिजनेस में, आप लोग जैसे लाइफ इंश्योरेंस में मैं समझ पा रहा हूँ कि ज्यादा डील करते हैं, तो उसमें बहुत कम इंटरवेंशन एजेंट्स को एट द टाइम ऑफ क्लेम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर यदि डेथ सर्टिफिकेट मिल गया तो क्लेम पेमेंट हो जाता है नॉर्मली। लेकिन जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो एक अलग ही लेवल का बिजनेस है, क्योंकि वहां पर टाइम टू टाइम क्लेम्स आते हैं। और सिर्फ डेथ के क्लेम नहीं है, उस समय बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि क्लाइंट को हमें सपोर्ट करना पड़ता है, हमें बिजनेस करने से पहले भी समझना पड़ता है। तो अब जैसे आप एक फोटो देख रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस जनरल इंश्योरेंस, ये जहां तक मेरी जानकारी है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने डिक्लेयर किया है कि जनरल इंश्योरेंस जो है वो टफेस्ट बिजनेस है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक क्लाइंट जो अपना बिजनेस कर रहा है उसका क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसको समझ के हमें उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है। तो जब हम उसको किसी भी चीज को सोचते हैं कि हाँ ये परसीव कर रहे हैं, जी हाँ ये इस तरीके से लॉस हो सकता है, किसी बिजनेस में फ्लड से लॉस हो सकता है, किसी में फायर जल्दी लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं कि लॉस हो जाता है। तो हमारे को इस बिजनेस में, जहां तक मेडिक्लेम का क्वेश्चन है, क्लाइंट के पास जब हम जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड, यदि हमने जैसे स्टॉक मार्केट में डील करते हैं या सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेच दिया और उसमें से अपना कमीशन ले लिया, प्रॉपर्टी बिकवा दी और उसमें से अपना कमीशन ले लिया, तो ये उसके हिसाब से टोटली डिफरेंट काम है। और वही लोग इसमें सक्सेस कर सकते हैं जो कि इस हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को या किसी भी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। तो इसको कमीशन से ऊपर जाकर हमें डिसाइड करना है, हमें बिजनेस करना है, अदरवाइज हमारी पोजीशन सैंडविच के तरीके से होगी। सैंडविच में अब
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इंश्योर्ड एक तरफ है, एक तरफ इंश्योरर है। तो नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व है और सिर्फ 2 पार्टीज का आपस में लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, जब इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है, तो 2 लोगों का आपस में लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो है इंश्योर्ड और इंश्योरर। बाकी सब लोगों के साथ इंश्योरेंस लेने वाले और इंश्योरेंस देने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली बहुत से लोग जुड़े हैं जिसके ऊपर की क्लेम डिपेंड करता है, और इसीलिए इस बिजनेस में बहुत सारे इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस के फायर इंश्योरेंस से भी ये प्रोडक्ट इसलिए, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फायर इंश्योरेंस में फॉर एग्जांपल किसी की फैक्ट्री है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, इंश्योरेंस लेता है, तो वही 2 पार्टीज आपस में कंसर्न है। लेकिन यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड के अलावा इंश्योरेंस कंपनी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल के साथ साथ टीपीए। तो ये सब लोग इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं अब आना चाहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंश्योरेंस का आप सबको पता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस की डेफिनेशंस क्या हैं। तो ये जो डेफिनेशन है और ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक 5 पेज का पॉलिसी का प्रिंटेड वर्जन जो है, उसमें इतनी सारी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि उसको क्लाइंट को समझ पाना मुश्किल है। तो इसलिए जब हम एक पॉलिसी बेचते हैं तो उस समय हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि हर किसी को बहुत ही ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में यदि नहीं पता है तो वो सेल नहीं कर सकते। मैं एक इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि हम माइक्रोवेव लेने जाते हैं, जैसे मैं गया तो मैंने उससे पूछा, सेल्समैन जो था, कि इस माइक्रोवेव का यूज क्या है। तो उस सेल्समैन ने मेरे को बताया जी इस ये गर्म करने के काम आता है। लेकिन वहीं पर उनका एक सेल्स का हेड था, उसने कहा नहीं तुम गलत बता रहे हो। और फिर वो सेल्स हेड जब मेरे घर आया और उसने मेरे को डेमो दिया, उसने सारा बताया कि इसको कैसे आप जल्दी कुकिंग के लिए वेजिटेबल्स को गला सकते हैं, फिर वो उससे तेल कम लगता है, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए मल्टी यूज का हो गया और मैं बहुत जल्दी उस परचेज से कन्विंस हो गया। अब मैं एक टॉपिक के ऊपर आना चाहता हूं जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा सो दैट कि हमें पता लगे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस को बेचते समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। तो यदि हम अपने क्लाइंट को क्या समझा सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में, तो यदि हमें वही क्लियर नहीं है तो हमें क्लेम के टाइम पर कितनी दिक्कत आएगी, कितनी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को उस समय कुछ और ही बता दिए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसका इंटरप्रिटेशन तो लीगल टर्म्स में करेगी, तो वहां पर हमेशा डिस्प्यूट आता है। तो इसके लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यह है कि IRDA ने 2016 में
एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जिसमें कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी पॉलिसीज हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स डिफाइन कर दी, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस डिवाइस कर दिए, जिसमें कि उन्होंने एक एक चीज का डेफिनेशन दे दिया, ताकि कि ऐसा ना हो कि आज आप इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास जाते हैं और वो यदि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन कुछ लिखा हुआ है अपनी बुक में, अपनी एक पॉलिसी में, दूसरी पॉलिसी में दूसरी डेफिनेशन है, तीसरी में तीसरी डेफिनेशन है, तो इसलिए अलग अलग डेफिनेशंस जो हैं वो नहीं हो, ताकि कि इंश्योर्ड जो हैं, जो इंश्योरेंस पब्लिक है, उनको कंफ्यूजन ना हो, एजेंट्स को आसानी हो। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट किया गया और इनको बोला गया हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशंस स्टैंडर्डाइजेशन 2016 का ये मेन सर्कुलर था, मेन स्टार्टिंग वहां से हुई। अब आते हैं कि इसके बाद इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसके बाद टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनीज ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़े और उसके साथ ही IRDA भी बार बार उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इस समय जो गीता है वो ये सर्कुलर बन चुका है जो कि 2020 में IRDA ने इशू किया है और ये मास्टर सर्कुलर है। इसमें पुराने जितने भी चेंजेस थे वो सब इनकॉर्पोरेट करके फाइनल जो है उसको दे दिया गया। तो अब हम आते हैं मास्टर सर्कुलर ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? सर सेपरेटली खोल लीजिए उसको प्लीज। एक सेकंड। ये देखिए, ये 22 जुलाई 2020 को एक सर्कुलर जारी हो गया जो मास्टर सर्कुलर ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया। सर आया नहीं है वो। सर मैं खोलूं अपने एंड पे? हाँ खोल दीजिए, खोल दीजिए। जी खुल गया? यस सर। अब जब आप इस सर्कुलर को देखते हैं तो इसकी वर्डिंग से ही पता लगता है कि ये मास्टर सर्कुलर इशू हो गया है। इसमें सारे हेल्थ इंश्योरेंस की गाइडलाइंस जो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, वो चीज इसके ऊपर दी हुई है। राघव, अपन पीपीटी में ही पीछे जाएंगे। जी सर। हाँ, एक मिनट। अब मैं आता हूं कि सर आप अब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। शेयर नहीं है सर आप अपनी शेयर कर लीजिए। सर आ गए। अब देखिए, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैंने चुने हैं क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है। एक है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस,
दूसरा क्वेश्चन मार्क का है, जो आप लोगों को हमेशा एक इशू आता है क्वेरीज का। तीसरा है आपका डिडक्शंस। तो मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा ताकि कि हम फोकस करके इन चीजों को समझ सकें कि ये है क्या। जैसे हमने अभी समझा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की जो डेफिनेशन हमारे साथ के लोगों ने बताया, वो बहुत ही कैजुअल इंफॉर्मेशन है और वो पूरी नहीं है, वो पूरी नहीं है। 2016 से पहले कोई ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं थी, जिसकी जैसी मर्जी थी वैसी इंटरप्रिटेशन थी। 2016 के बाद सारी इंश्योरेंस कंपनीज को एक डेफिनेशन दे दी गई। ये डेफिनेशन थी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, सारी पॉलिसीज में एक ही जैसा रखना है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मीन्स एनी कंडीशन, एलिमेंट और इंजरी और कंडीशंस फॉर विच, यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये वर्डिंग क्या कहती है, विच देयर वर साइंस और सिम्टम्स एंड और वर डायग्नोज्ड और फॉर विच medical advice of the treatment was received within 48 months prior to the first policy issue. अब यहां पर दिक्कत यह है कि साइंस का मतलब हो गया, जो साइंस हैं, ये साइंस का मतलब हो गया कि यदि आपको कोई अंदेशा भी हुआ, ऐसा कुछ हुआ था, मेरे को दो बार बीपी डायग्नोज हो गया, या मेरे को ऐसा चक्कर आया और उससे मेरे को दिखना बंद हो गया कुछ टाइम के लिए, तो साइंस और सिम्टम्स हो गए। अब क्या उसकी ट्रीटमेंट जरूरी थी? नहीं। एंड और हो गया, एंड और डायग्नोज होता तो बात अलग थी, लेकिन और है। तो इसलिए यदि इंश्योरेंस कंपनी की नॉलेज में ये आता है कि ऐसा कुछ 4 साल पहले हुआ था, तो आपका क्लेम प्रॉब्लम में है। अब मैं सिर्फ क्लेम की बात नहीं कर रहा हूं। यदि जब हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं और हम राइटली यदि जो हमारा क्लाइंट है उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, तो वो बताएंगे क्या? हम यदि उनसे ये पूछें भाई 4 साल पहले कोई इलाज कराया था, वो कहेगा नहीं। लेकिन वो डेफिनेशन क्या कहती थी? साइंस और सिम्टम्स। तो जब हमने पूछा नहीं तो हमें वैसा ही आंसर मिलेगा और हम वैसी ही पॉलिसी जारी कर देंगे। अब उसके बाद आ गया डायग्नोस्ड। डायग्नोस्ड का मतलब यह है कि जी मेरे को हुआ, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा भाई आपको बीपी की स्टार्टिंग है, बीपी मतलब मार्जिन से ऊपर है बट अभी कंट्रोल में है, लेकिन आपने कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं किया, डॉक्टर ने बोला मॉर्निंग वॉक करो या ऐसा करो। तो यहां पर ये सब कंफ्यूजन क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट से डॉक्टर पूछता है तो उसके साथ साथ उसके घर वालों से भी पूछता है। कई बार पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता तो उसके घर वाले कैजुअल जवाब देते हैं, हाँ जी 4 साल पहले या 2 साल पहले ऐसे ही जा रहे थे तो इनको बीपी डायग्नोज हुआ था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई नहीं चल रही थी। अब डॉक्टर ने वहां पर लिखा सिम्टम्स ऑफ HTN लास्ट 2 years, नो ट्रीटमेंट, नो मेडिसिन। तो यहां पर ये क्लेम में दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हमारे को ये थोड़े से वर्डिंग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये 2016 की डेफिनेशन थी और इसके भी एंड और के कारण कई कंफ्यूजन जनरेट होते थे। तो 2020 में जो मास्टर सर्कुलर दिखा रहा हूं उसमें इस डेफिनेशन को फिर से बदल दिया गया है। और अब ये डेफिनेशन क्या हो गई है? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मीन्स एनी कंडीशन, एलिमेंट, इंजरी और डिजीज that is are diagnosed by a physician within 48 months prior to the effective date of the policy issued by the insurer। तो अब सिम्टम्स और साइंस वाली कहानी इसमें से निकल गई है।
तो बहुत बार जो कैजुअल एक रेफरेंस हो जाता था कि हाँ जी शुगर भी ऐसे ही बता, मतलब कई लोग बता देते हैं, तो उस जो वर्बल कम्युनिकेशन होता था वो अब हट गया। अब डायग्नोज होना बहुत जरूरी है प्रॉपर, for which medical advice or treatment was recommended by or received from। recommended by अभी भी है कि डॉक्टर ने बोला, आपने अपनी मर्जी से नहीं लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि ये चीज है तो अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपको जब क्लाइंट के पास आप जाते हैं और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में आप जनरल कमेंट नहीं करें कि हाँ जी 4 साल पहले कुछ हुआ था, नहीं, आप उनसे पूछें कि भाई कोई बीमारी का आपने डायग्नोसिस हुआ था, ट्रीटमेंट लिया, डायग्नोसिस हुआ, उसका ट्रीटमेंट आपने लिया कि नहीं लिया वो बात की बात है। डायग्नोसिस हुआ, उन्होंने कहा हाँ जी मैंने चेक कराया था, बीपी की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैं कोई रेगुलर दवाई नहीं ले रहा हूँ, कभी कभी दवाई लेता हूँ। अब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मेरे को ये डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो कितनी सीवियरिटी है, कितना है, वो आपको क्लाइंट से डिस्कस करना है। और एक इसी से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं टेबल के उस साइड बहुत रहा हूं, तो जो हमारे सामने आता था कि प्रपोजल फॉर्म हम खुद ही भर देते हैं। इस चीज को जितना पॉसिबल हो अवॉइड किया जाए, और खासकर जहां पे प्री एग्जिस्टिंग के बारे में डिक्लेरेशन है वहां पर क्लाइंट से दोबारा से सिग्नेचर करा लिए जाएं, सो दैट ये जो डिस्प्यूट बाद में बहुत ज्यादा आता है कि हमने अपने एजेंट को पॉलिसी करते समय बताया था, उन्होंने हमसे साइन करा लिए ब्लैंक प्रपोजल फॉर्म के ऊपर, और बाद में जब मेजर क्लेम्स आते हैं तो एजेंट के लिए प्रेशर है, तब एजेंट्स मजबूरी में फोन नहीं उठाते और इंश्योरेंस कंपनी एक स्टैंड लेके उस समय एक डिसीजन ले लेती है। तो यदि हमें प्रेशर से बचना है, क्योंकि हमें प्रेशर तभी आएगा जब क्लेम अटकेगा, उससे पहले तो सब ठीक है। तो यहां पर यदि हम कुछ चीजें अपनी ठीक कर लें, और यदि हमें पता लगता है कि हाँ ये क्लाइंट को डेफिनेटली कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो उसने हमें वर्बली बता भी दी है, तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि हमें अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि वो डिक्लेयर करे या नहीं करे। ये आपको इंश्योर्ड के ऊपर बताना है, इंश्योर्ड को एक ऑप्शन देना है कि जी ये पोजीशन है, आप डिक्लेयर नहीं करते हो, मेरे क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, लेकिन यदि आप डिक्लेयर करते हो तो इतना पीरियड का आपका एक्सक्लूजन में रहेगा, उसके बाद आपका कवर हो जाएगा। अब इसी में एक चीज और जोड़ रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो जिसका कि प्रपोजल के टाइम पर ही आपको समझ आ रहा है कि डायबिटीज ज्यादा लेवल पर जा चुकी है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए लेना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का लॉजिक क्या है 2 साल का एक्सक्लूजन रखने का, कि वो यदि किसी को डायबिटीज है तो भी उसका इंश्योरेंस करने को तैयार है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वो तब भी रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन कब तक, उस आदमी का कब तक रिस्क लेने को तैयार है? 2 साल बाद से। क्यों? क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि अभी ऐसी कोई सीवियरिटी नहीं आ गई है कि ये आदमी सिर्फ इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है कि उसको इमीडिएट कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इसलिए ये 2 साल का गैप है। तो ये आपको भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या मैं प्रेशर बाई कर रहा हूं, मेरे को आज 30,000 रुपए या 20,000 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, उसमें से 10 से 15% कमीशन मिल रही है, उसमें से भी क्लाइंट मेरे से कुछ कट डिमांड कर रहा है, तो क्या मैं उतने पैसों के लिए अपने सिर पे इतना बड़ा बोझा ले लूं? तो ये डिसीजन, बिजनेस डिसीजन जो है, ये आपको खुद समझ के लेना पड़ेगा। और यदि हमने वो डिसीजन लिया है और हमने ही क्लाइंट को प्रॉपर गाइड नहीं किया है, चाहे वो अपनी नॉलेज की कमी के कारण या जानते हुए,
तो उसके लिए फिर हम बाद में किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप समझेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन बहुत ही छोटी हो गई और बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि जिसका डायग्नोसिस एक फिजिशियन ने 48 महीने पहले किया था प्रायर टू द फर्स्ट इफेक्टिव डेट ऑफ द पॉलिसी, वो या जिसकी मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट रिकमेंडेड था डॉक्टर के द्वारा, तो इससे बहुत से कंफ्यूजन इस केस में खत्म हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब टेक्निकल इशू था तो मैं आप लोगों की जो बातें सुन रहा था उसमें ज्यादातर लोगों का एक प्रॉब्लम मेरे को समझ आया कि एजेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है कि क्लेम के टाइम पर कि क्या डिडक्शन हो गया, क्यों डिडक्शन हो गया, हॉस्पिटल वाले सुन नहीं रहे, उधर क्लाइंट वहां हॉस्पिटल में परेशान है। तो इसमें मैं आपको जो एक चीज समझाना चाहता हूं, जब हम एक सैमसंग मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो उस समय प्रोडक्ट डेवलप्ड होता है, बेचने वाले को कुछ नहीं करना, उसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसको फटाफट क्लाइंट को बताना है और उसका प्रोडक्ट बिक गया और वो प्रोडक्ट उसी तरीके से काम करेगा। 1 लाख में से 1 आध में प्रॉब्लम आएगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी आप बेचने जाते हो तो जो फैक्ट्री है उसमें जो बताया गया है वही फैक्ट्री रहेगी, वैसे ही काम हो रहा है। अब यदि क्लेम आ गया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो आपने बेचा है वो सेम है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में प्रोडक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट तब बनता है, हर बार नया बनता है, जब जब क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब पता लगता है कि उसको क्या नई बीमारी आ गई है, क्या नया आ गया है, क्योंकि तब वो प्रोडक्ट सम इंश्योर्ड के बराबर की वैल्यू का हो जाता है। 5 लाख का फॉर एग्जांपल सम इंश्योर्ड है तो वो 2 लाख का बनेगा, 3 लाख बनेगा, उसमें सर्जरी होगी कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर आकर बड़े सारे चेंजेस, हर बार एक नया प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। अब जब हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो क्योंकि एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ही उस बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन उस समय ना चाहते हुए भी होगा। तो यदि हम इस चीज को सही से समझ लें कि यदि हमें हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस करना है और हम ये चाहें कि हमें तो कोई परेशानी इसमें आए नहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस बिजनेस को करने का तरीका नहीं है। इस बिजनेस में यदि क्लाइंट को मेडिकल परेशानी आती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग करना पॉसिबल नहीं है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एटलीस्ट एक कर्टसी कॉल एजेंट्स के तरफ से जाए तो क्लाइंट को एक बहुत अच्छा फील आता है। आप सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि वो नेटवर्क हॉस्पिटल में जाए। अब नेटवर्क हॉस्पिटल क्या चीज है, जहां पे कि कैशलेस मिलता है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी का एग्रीमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी को उस हॉस्पिटल पर विश्वास है। अब क्योंकि मेरे लेवल पे बहुत से एजेंट से मेरा डिस्कशन होता था तो बहुत से कमेंट्स आएंगे, सर वो इंश्योरेंस कंपनी बड़े हॉस्पिटल में बेचती है, छोटे में नहीं बेचती है। देखिए, एज ए एजेंट हम यदि गाइड करेंगे तो प्रेशर हमारे ऊपर आएगा। ये चीज को जब नेटवर्क हॉस्पिटल है और ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि ट्रीटमेंट कहां पर लेना है, तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा गाइड ही कर सकते हैं कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दिक्कत कम आएगी। रीइंबर्समेंट के लिए जैसे ही जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के दिमाग में एक बेसिक डाउट खड़ा होता है कि जब मैंने दिल्ली में हर लोकेशन में, फॉर एग्जांपल रोहिणी में 8 हॉस्पिटल खड़े किए हैं जिनके साथ मेरा टाई अप है, जिनको मैं हर रोज मेरा डीलिंग है,
तो ये क्लाइंट जो है जानबूझ के रीइंबर्समेंट क्लेम के डॉक्यूमेंट्स बना रहा है और उसमें एग्जैजरेशन भी है, गलत भी है, वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है, तभी ये नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गया। तो जहां तक कोशिश हो, हम नेटवर्क हॉस्पिटल में क्लाइंट को गाइड करें कि आप लिस्ट ले लीजिए और ये लिस्ट है, आप अपने पास सॉफ्ट में रख सकते हैं और उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई ये एरिया में ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। बाकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऐसा कोई होता नहीं है आजकल कि उसके लिए कोई बहुत ही स्पेसिफिक डॉक्टर है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज कोशिश ये होनी चाहिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने से प्रॉब्लम कम आएगी। रजनीश सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, हम लोग इसको 10-15 मिनट्स में रैप अप करते हैं सो दैट Q&A का टाइम भी मिल जाए। हाँ, मैं कर रहा हूँ। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि सर्जिकल केसेस में उसने पैकेजेस हॉस्पिटल से डिसाइड कर लिया कि आप यदि TKR मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर इम्प्लांट के साथ, एक क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट के साथ मैं 1 लाख रुपया दूंगा या 2 लाख रुपए दूंगा, मार्केट में चाहे उसका कोई भी रेट हो। लेकिन मेडिकल केसेस में, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट टाइफाइड के साथ एडमिट होता है, तो कुछ कंपनीज ने टाइफाइड, मलेरिया, इस टाइप से कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स थी उसको भी उसके भी पैकेज डिसाइड कर लिए थे, तो जो कि बहुत ज्यादा उसको सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। उसमें दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो 3 दिन में सोचते हैं कि 3 दिन का पैकेज डिसाइड कर लिया टाइफाइड का, और यही प्रॉब्लम कोविड के केसेस में भी आई कि कई लोगों ने पैकेज टाइप डिसाइड करने की कोशिश की, लेकिन कोविड में जैसा सब लोग जानते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कितना गंभीर है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप वैलिड क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी से कर सकते हैं कि भाई ये मेडिकल, जो कंपनीज मेडिकल के केसेस में भी पैकेज में चल रही हैं, वहां पर डिस्प्यूट आएगा ही आएगा। तो वहां पर आप ये क्वेश्चन बिना क्लेम आए भी आप अपने जो सेल्स के लोग हैं उनसे समझ सकते हैं कि उनका कोई मेडिकल में पैकेज तो नहीं है। यदि मेडिकल में पैकेज है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इस केस में इश्यू आएगा। इंश्योरेंस कंपनी 2 तरीके से हॉस्पिटल से नेगोशिएट करती है। एक तो पूरा का जो उनका टैरिफ है उसके ऊपर ही नेगोशिएट कर लेती है कि रूम रेंट 5,000 है तो जी हमारा केस जाएगा तो 4,000 में होगा, हमारे केस में इतना होगा। और कई केसेस में सिर्फ बिल के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। इसके ऊपर भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, लास्ट आगे कभी कोई मीटिंग होगी तो उसमें आपसे डिस्कस करूंगा कि डिस्काउंट्स जो हैं, जो भी हॉस्पिटल्स डिस्काउंट देते हैं उसके ऊपर उसको बिल के ऊपर दिखाना कंपलसरी है ताकि वो बेनिफिट इंश्योर्ड को मिल सके। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का बिल है और इंश्योरेंस कंपनी का एग्रीमेंट हॉस्पिटल से हुआ है कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% डिस्काउंट फॉर एग्जांपल कुछ चीजें काट के 8,000 रुपये आता है, तो वो 8,000 रुपये का बेनिफिट क्लाइंट को मिलना चाहिए। तो ऐसा जो है वो बिल के ऊपर दिखाना कंपलसरी है, ऐसा सर्कुलर IRDA का है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी बहुत सी सर्जरीज ऐसी होती हैं क्योंकि जिसमें कि प्लान्ड सर्जरी है, फॉर एग्जांपल किसी का किडनी स्टोन का है, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूवल है, किसी का कैटरैक्ट है, तो इस टाइप के केसेस काफी परसेंटेज होता है। इन सब में आप कैशलेस के लिए क्लाइंट को प्री अप्रूवल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। प्री अप्रूवल का मतलब यह है कि मेरी सर्जरी प्लान्ड है फॉर एग्जांपल 1 जुलाई के लिए, तो मैंने डॉक्टर से सारा प्रिस्क्रिप्शन बनवाया, सारा एडवाइस लिया और हॉस्पिटल के TPA को दे दिया कि भाई इसका अप्रूवल ले लो। इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी करना है वो पहले ही वहां पर एक टेंटेटिव अप्रूवल आ जाएगा कि 50,000 का अप्रूवल के लिए गया है तो 20 से 25,000 रुपए का अप्रूवल वो इनिशियली दे देंगे या पैकेज पता लग जाएगा आपको। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसे ही कैशलेस में कोई डिडक्शन होती है तो पेशेंट को अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ता है। अब उस समय कई बार पैनिक सिचुएशन डेवलप होती है और कॉल्स क्लाइंट जो है वो एजेंट्स को करते हैं कि आप हमें देखो भाई, हमें तो 1 लाख में से 30,000 रुपये अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो आप
को एक बार यदि अप्रूवल की वर्डिंग समझ आ जाती है, उसमें ये लिखा होता है, रीजनेबिलिटी क्लॉज ज्यादातर लगाया जाता है कि एडमिशन जो था वो 5 दिन की जगह 3 दिन का जस्टिफाइड नजर आता है, इसलिए हम 3 दिन का पेमेंट कर रहे हैं। ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है। तो इसके लिए आप इंश्योर्ड को ही एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपने हॉस्पिटल से उसका जस्टिफिकेशन यदि कैशलेस अप्रूवल के बाद भी वहां पर भिजवाते हैं तो भी रिवीजन हो सकता है, नहीं तो रीइंबर्समेंट के टाइम पर इसका आंसर फाइल के साथ लगाकर जरूर से भेजें, ताकि कि एक बार फिर रीइंबर्समेंट में वही क्वेरी ना खड़ी हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पोर्टेबिलिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में पोर्टेबिलिटी की डेफिनेशन में भी चेंज हुआ है। पोर्टेबिलिटी का मतलब सब लोग जानते हैं कि हम एक पॉलिसी के बेनिफिट दूसरी नई पॉलिसी में ट्रांसफर कर सकते हैं, कि जितने पीरियड वो पॉलिसी चल चुकी है उतने पीरियड का बेनिफिट एक्सक्लूजन्स में या जो भी बीमारियां कवर नहीं है उसमें मिलता है। अब IRDA ने इसको ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस से इंडिविजुअल में जाने वाले लोगों के लिए भी अलाउ कर दिया है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि एक बिजनेस का अच्छा सोर्स बन सकता है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत से लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। उनकी कई कंपनीज ने ग्रुप मेडिक्लेम के बेनिफिट देने बंद किए हैं, तो वहां पर आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं और उनकी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इससे आप एक अलग बेनिफिट लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज की जानकारी नहीं है। दूसरा, एक और सजेशन मैं देना चाहता हूं कि ग्रुप मेडिक्लेम में इंडिविजुअल एजेंट्स compete नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें प्रीमियम अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर एंट्री नहीं मिल पाती। लेकिन आप ग्रुप मेडिक्लेम में जहां पर भी लोग हैं वो लोग आजकल इंडिविजुअल मेडिक्लेम अपना लेकर रखना चाहते हैं अदर देन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर यदि आप फोकस करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी, और क्योंकि इसमें रिस्क कवर है, क्योंकि पहला क्लेम तो ग्रुप मेडिक्लेम में जाएगा और यदि कुछ होगा तो तब इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी में आएगा। आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस यहां से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कुछ बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से कोशिश किया कि बात को छोटा रखते हुए बात की जा सके। तो राघव, अब आप Q&A के लिए बात करें। सर, थैंक यू सो मच सर। इस पूरे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरे लिए भी बहुत लर्निंग वाली बातें थी। एंड सर, नाउ आई विल रिक्वेस्ट दी पार्टिसिपेंट्स, उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स। कोहली सर, अगर आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मैं मिस्टर दीपक गुप्ता जी को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। दीपक जी, सवाल पूछिए, छोटा सवाल पूछिएगा प्लीज। थैंक्स साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपकी पीईडी पे। आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? राघव, आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। ओके, कोहली साहब, मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने अभी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज के लिए बताया, 48 मंथ्स वाला प्रायर टू द पॉलिसी। सर, ये पहले से है, मतलब 2016 में भी आ गया था, अब भी रिवीजन हुआ, लेकिन इसका एक कॉन्फ्लिक्ट आता है प्रपोजल फॉर्म से। हर इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रपोजल फॉर्म है वो एक क्वेश्चन पूछता है कि हैव यू एवर बीन, वो 48 मंथ्स नहीं पूछता, प्रपोजल फॉर्म पूछता हैव यू एवर बीन। तो वहां पर उसको कभी भी हुआ बताना जरूरी है। अगर हम वो नहीं बताते तो नीचे जहां साइन लिखा है वहां लिखा है कि डिक्लेरेशन इज, मतलब मैं तो लिख रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, इट इज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो यहाँ 48 मंथ्स वाला अभी प्रपोजल फॉर्म में नहीं आया। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? किसी को 8 साल पहले कोई हार्ट अटैक आया, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो वहां पर अब या किसी को स्टंट डाला, एग्जांपल ही लेते हैं, तो वो ठीक हो चुका है, अब इसको क्या करेंगे इसका?
फॉर्म में कैसे इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे? कोहली सर, इसमें जो देखिए, मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। इसमें कायदे से हार्ट अटैक जो है वो एक मेजर एलिमेंट है, उससे पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आया है। और यदि हम प्रपोजल के टाइम पर ये बता देते हैं, प्रपोजल में मैं जैसे किसी को सजेस्ट करता हूँ, कोई इंश्योरेंस कराना कोई करता है, तो कुछ केसेस में मैंने जैसे बताया कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है तो उसके लिए मैंने कराया, तो हमने वो है उनका पुराना एपिलेप्सी का प्रॉब्लम, हो सकता है कि वो 4 मंथ से 4 इयर्स में कोई डिजीज नहीं, मतलब कोई मेडिसिन ही नहीं ले रहा है, उसको 10 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो कि स्पेसिफिक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना ट्रांसपेरेंट हो सके तो ज्यादा बेटर है। यदि आप हार्ट अटैक का लिख देते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, मतलब क्लाइंट जो है वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। हार्ट इज जैसे एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किसी को एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, बचपन में फ्रैक्चर हुआ था और छोड़ हो गया सब कुछ। फॉर्म, मेरी मेन क्वेश्चन था कि फॉर्म और जो अपना ये है IRDA का सर्कुलर, ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म और IRDA का सर्कुलर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। सर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा। सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड सर आई ऑल्सो अग्री विद यू। अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रपोजल फॉर्म्स अपडेट नहीं किए हैं। जो प्रपोजल फॉर्म 5 साल पहले थे वही प्रपोजल फॉर्म अभी भी यूज कर रहे हैं, बी इट अ प्राइवेट कंपनी और अ PSU। एंड इन प्रपोजल फॉर्म्स को चेंज होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, एंड इसमें जो IRDA की रेगुलेशन है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन कैप्चर होनी चाहिए। कोहली सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि आपने यदि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को 8 इयर्स पहले स्टेंट डला था और मैं आई एम ऑन नो मेडिसिन, तो अब इंश्योरेंस कंपनी यदि उसको बाद में टेकअप नहीं करती है तो पॉलिसी इज फुल्ली वैलिड। हालांकि वो इस चीज को बाद में डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता कि 4 इयर्स के दौरान में कोई ट्रीटमेंट यदि नहीं चला है तो उसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। ओके सर, अगला एक निवेदन है, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं वो वीडियो तो अपना ऑन करें। हम कैसे पहचानेंगे कि आप सवाल पूछें? प्लीज जिन जो हैंड रेज किया अपना वीडियो बंद मत कीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन के लिए मैं चरणमल जी को इनवाइट करता हूं। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा था, अभी आपने बताया कि जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी। चरणमल जी कैमरा ठीक रखो भाई, कैमरा ठीक रखो। आप तो इतनी देर में से आप जूम यूज कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ने जैसे भी बताया कि ग्रुप मेडिक्लेम को भी हम इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो बैंक पॉलिसीज होती है सर उसमें मास्टर पॉलिसी इशू होती है, तो क्या वो भी कन्वर्ट हो सकती है पोर्टेबिलिटी में? यदि वो ग्रुप में है तो वहां से आप एक प्रूफ लाना पड़ेगा कि ये पॉलिसी कितने टाइम से है, और तब आप इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो रिफ्यूज करती है सर आज कोई भी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी को लेने से। मैंने आपको ये जानकारी में इसलिए डाला है कि ये अब रेगुलेशन आ गया। पहले क्या था कि ये एक कंफ्यूजन के टाइप चल रहा था। अक्टूबर 2020 में ये सर्कुलर आ गया, तो धीरे धीरे ये चेंजेस आएंगे, लेकिन मतलब सारी इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट करने लग जाएंगी। सर मेरा इसमें एक इनपुट है चरणमल जी, अगर वो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी बैंक की तरफ से है, 4 साल से वो पॉलिसी बैंक में चल रही थी, एंड आपको अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी और कंपनी में उसको पोर्ट करना है इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो पोर्ट हो सकती है। एंड जो हमारी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल बजाज की GMC पॉलिसी है किसी कॉर्पोरेट की, तो उसमें जो वर्ड यूज किया है रेगुलेशन में वो माइग्रेशन वर्ड है, तो जो सेम कंपनी है वो उसको पोर्टेबिलिटी में रिफ्यूज नहीं कर सकती। अगर बजाज की GMC पॉलिसी को आपको बजाज की रिटेल पॉलिसी में पोर्ट करना है तो वो एज पर द रेगुलेशंस 100% इंश्योरेंस कंपनी को करना ही पड़ेगा। मोहम्मद इस्माइल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए, ये रेडमी नोट, इनको अभी तक ये नहीं पता है कि रीनेम कैसे किया जाता है। आपका नाम रेडमी नोट है क्या? आप रेडमी नोट के नाम से बैठे हो? कितना सिखाएं भाई आप लोगों को।
अभी तक रीनेम हैंड रेज करना तो आपको पता लग गया, नाम रीनेम करना आपको नहीं आता, मैं कैसे आपके नाम से बुलाऊं? आपको मैं ये कहूं कि रडनी जी बोलिए। ओके, मोहम्मद इस्माइल जी। हाँ सर, सर गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है, अभी कस्टमर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से में है 5 years से, तो ही वांट्स टू पोर्ट टू मैक्स भूपा, तो मैक्स भूपा पोर्ट हो जाता है, बट उसका बोनस जो है 5 years का स्टार हेल्थ में, तो दैट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू मैक्स भूपा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। अगर बोनस एक्यूमुलेट हो गया है तो वो पॉलिसी पोर्ट करते टाइम बेनिफिट मिलेगा। सो मैंने खुद किया है, इट इज पॉसिबल। क्योंकि हमने 3 कस्टमर किया है, उनको बोनस नहीं दिया, इट विल बी 0 स्टार्टेड फ्रॉम 0। सर आप एक मिनट सर, वीडियो ऑन करने में दिक्कत है सर आपको? नहीं सर, करिए ना फिर आप। मोहम्मद जी, फॉर एग्जांपल अगर बेस प्रीवियस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए का उसके अंदर क्यूमुलेटिव बोनस था, तो नई इंश्योरेंस कंपनी है वो 7 लाख रुपए पे पोर्ट करेगी उसको। वो 0 मिले है, 3 कस्टमर हमने किया है, 0 में किया है उसको। नहीं सर, नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, वो पोर्टेबिलिटी के अंदर डे 1 से बेनिफिट मिलेगा उसको कंटिन्यूटी का। फाइन। जतिन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए सर, आपका जो आपके पोर्टेबिलिटी की बात हुई थी, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ इंश्योरेंस। पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। हम वहां लिखते हैं कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, या आप कभी डायग्नोज हुआ या नहीं हुआ किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो आपको वहां मेंशन करना बहुत जरूरी है डायग्नोसिस का, कि मुझे हुआ है, चाहे 10 साल पहले, 1 साल पहले ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे तो उनका सिर्फ सिंपल एक जवाब आएगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, और आपका पॉलिसी बंद हो जाएगी और आपकी पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं वो। दूसरी बात, जो नो क्लेम बोनस की सर ये बात कर रहे हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। वो नो क्लेम बोनस कोई कंपनीज देती हैं, कोई कंपनी ट्रांसफर नहीं करती हैं। और दूसरा, 5 से 7 लाख तब वैलिड होगा जब वो 5 से अपनी सम इंश्योर्ड बढ़ाएगा। सपोज वो 5 का 5 लाख ही सम इंश्योर्ड रखेगा और उसका 2 लाख का नो क्लेम बोनस है, तो नो क्लेम बोनस का कोई मतलब नहीं है। जतिन भैया आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ज्ञान दे रहे हैं? सर, मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ जो मुझे पता है। अच्छा, ज्ञान दे रहे हैं। बाकी आपको किसी को प्रॉब्लम ना है, मेरे भाइयों को। हम अच्छा। एक दो बार ये फेस कर चुके हैं कि आप एक चीज लिख दीजिए, कल को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम बड़ी आएगी। राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नवीन जी, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इसमें मैंने जो एक चीज मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपको वो चीज को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है जिसका कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे को डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ था और अब ठीक हो गया, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज को थोड़ा सा मानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चलता है इसका। और पेशेंट को कायदे से डायबिटीज में या हाइपरटेंशन में उनको डॉक्टर की टच में रहना ही पड़ता है, चाहे मेडिसिन बंद हो गई हो। तो यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जिस चीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, आपको कोई फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूटी, ठीक हो गई, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आपका हिप जॉइंट चेंज हुआ है तो मेंशन कर देना बेटर है। हाँ जी, नवीन जी पूछिए। नवीन जी, वीडियो ऑन करो भाई, और आपका ये सॉरी ऑडियो आपका ऑन करो। बोलिए। सर, जैसे किसी की पॉलिसी यूनाइटेड में आपका 12 साल या 12-15 साल से चल रही है, और उसकी पॉलिसी में उसका बीच में उसको शुगर हो गई और उसने अपने पॉलिसी में शुगर ऐड करा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब रिन्यूअल का टाइम आया तो कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया, लोडिंग लगा दी उस पर। तो जब हमने वो शुगर हटवाई है तो उस दौरान जो कंपनी का प्रीमियम कम हो गया, तो उस दौरान जो आगे उसको फ्यूचर में दिक्कत आएगी क्या क्लेम्स के बारे में? नहीं, मतलब पॉलिसी कब से चल रही है? पॉलिसी 12 साल से चल रही है। तो उन्होंने क्यों शुगर का बताया उनको? सर, बीच में शुगर हुई थी अभी 2-3 साल पहले, तो उन्होंने शुगर ऐड करा दिया था उन्होंने डायरेक्ट जाकर ऑफिस में, तो अब वो शुगर हटा दिए। जहां तक मेरी जानकारी है उसको ऐड कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअस कवर में कुछ भी ऐड कराने की जरूरत नहीं है आपको। 10 मतलब बार बार जाकर। अच्छा,
रिन्यूअल के टाइम पर कभी भी पूछा नहीं जाता। नहीं सर, उन्होंने क्या करा था कि अपने आप जाके ना डायरेक्ट कंपनी में जाके उन्होंने शुगर डिक्लेयर करा के वो ऐड करा, 2 साल तक पॉलिसी रिन्यूअल चलती रही। अब जब दोबारा जो नई गाइडलाइंस आई थी यूनाइटेड की, तो उन्होंने क्या प्रीमियम लोडिंग चार्जेस लगा दिए। फिर उन्होंने कहा कि भी अब शुगर तो अभी बाद में, तो उन्होंने शुगर हटा के फिर वो दोबारा प्रीमियम स्टार्ट कर दिया, प्रीमियम कम हो गया था। तो आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, यदि उनके पास प्रॉपर पेपर्स हैं कि ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड, फर्स्ट पॉलिसी के बाद ये डायग्नोसिस हुआ है, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। कौशिक जी। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। कहीं सर गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ है तो उनका डिस्चार्ज मिला है, लेकिन वो उनका जो बायोप्सी रिपोर्ट है नहीं दिया है, तो सर इसलिए वीडियो बंद पड़ा आपका सर। वीडियो बंद आ रहा है। वीडियो बंद क्यों कर रखा है सर आपने अपना? वीडियो ऑन है सर। ठीक है सर, बोलिए। हाँ सर, गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ है, उनका डिस्चार्ज मिला है, लेकिन उनका जो बायोप्सी रिपोर्ट नहीं मिला है, तो डिस्चार्ज देके सर पॉलिसी कर सकता है? नहीं, मैं समझा डिस्चार्ज देके पॉलिसी मतलब डिस्चार्ज रिपोर्ट देके पॉलिसी मैंने इशू कर दिया है कंपनी ने, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? तो गॉल ब्लैडर स्टोन हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले रहे हैं आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी? यस सर, यस सर, यस सर। तो बायोप्सी रिपोर्ट कितने दिन बाद मिलेगा? बायोप्सी रिपोर्ट देखिए, मैं जो चीज आपको अब यहाँ यही बड़ा क्रिटिकल है और इसीलिए डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। बायोप्सी, गॉल ब्लैडर सर्जरी होना एक बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन उसका बायोप्सी होना एक बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में पूरा मैटर जाता है। यस सर। तो यहाँ पर ही हमें अपना रिस्क कैपेबिलिटी देखना है कि क्या मेरे को ये इंश्योरेंस कर देना चाहिए बिना लिए हुए और बाद की मुसीबतें अपने सिर पे ले लो, या मैं जब इतने दिन तक कोई पॉलिसी नहीं थी तो क्या 5 दिन हम और वेट नहीं कर सकते? अच्छा। मैं जो फोकस किया था स्टार्टिंग में, यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि बहुत बार हम जानते बूझते, फर्स्ट स्लाइड को याद कीजिए, कमीशन के लिए एक ऐसा सिरदर्द पालते हैं जिसमें कि हम जितना कमाया नहीं है उससे कई गुना का टेंशन ले लेते हैं। यस सर। तो जब आपको पता है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई और उसके बाद बायोप्सी आनी है, तो ऐसे प्रपोजल को यदि आप करेंगे तो ये आपका रिस्क है। समय हो गया राघव, कार्यक्रम को समेटना पड़ेगा। सर और एक क्वेश्चन है सर। अभी नहीं है, अभी समय नहीं है सर, समय नहीं है। ठीक है सर, ठीक। ओके सर, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कोई आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आपका कोई मेल आईडी आप शेयर करना पसंद करेंगे क्या? आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में सर का ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। नहीं, वो दूसरा डालना है, मैं डालता हूँ। हाँ सर, डाल दीजिए। सर को कोई आपने पूछना हो तो सीधा आप मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। मेल आईडी हम डाल रहे हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत धन्यवाद आपका। मैं इससे पहले कि अतुल जैन को मंच दूं, मैं सूचना देना चाहता हूं, अगले सप्ताह हमारे बीच में हम जयपुर चलेंगे और डॉक्टर कुलदीप बोलिया हमारे बीच में रहेंगे। कुलदीप बोलिया जी को आप सब जानते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस पर बोलते हैं। तो हम प्रोडक्ट को लेकर बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के, और इसकी चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर कुलदीप बोलिया फ्रॉम जयपुर। बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़े स्पीकर हैं, हम उनसे मिलेंगे। ओवर टू अतुल जैन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर, और राजेश कोहली जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, रजनीश कोहली जी सर का, सॉरी, उन्होंने आज का जो सेशन लिया बहुत इंफॉर्मेटिव था। और जो जिस तरीके से हम आपको सुन रहे थे, हमें लग रहा था कि अभी ये जो हमने अभी शुरुआत की आपके साथ, और ये बहुत कुछ अभी आपसे सीखना है, और बहुत हेल्थ इंश्योरेंस एक इतना बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, और इसके और सबसे वाइड सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसकी अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। इस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं,
और हम ये चाहेंगे कि फिर एक बारी आपको दोबारा से आमंत्रण दें और आपसे राघव से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे एक बारी दोबारा टाइम ले और कोशिश करेंगे ये वो जो सेशन अगला रखा जाए वो 1 घंटे का ना रख करके 2 घंटे का रखा जाए, क्योंकि इसमें मैं समझ पा रहा था जब आप बोल रहे थे तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी हमारे को बता ही नहीं पाए या हम उस टाइम की बाउंडेशन के अंदर रह गया। तो मैं आपका फिर FPRT परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार फिर आप हमारे को थोड़ा सा टाइम दीजिए हमारे इस फ्रेटर्निटी के लिए। जो इस FPRT में जो लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस का काम बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है, उनको आपकी गाइडेंस की और आपकी एडवाइस की बहुत जरूरत है। आपने अपना मेल आईडी दे दिया है, जो भी आपको मेल पे आपसे बात करना चाहें आप प्लीज हो सके तो उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का काम करते थे और उसके बाद जब से हमने ये FPRT बनाया है उसके बाद से लोगों ने ये सब हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को टेकअप करना शुरू किया है और उनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है और अच्छी हो रही है। तो आपका आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।